फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सर अभी हमारे स्कूल में थर्ड लॉ ऑफ मोशन था। चलो ठीक है, वो तो सब एक साथ ही करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। सो फोर्स, सो नाउ ओके, नाउ फोर्स क्या कर सकता है, तो फोर्स कैन, और पुश और पुल, हाँ, पुश और पुल, पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट और स्ट्रेचिंग। हाँ, ये सब कर सकता है। तो ये इट इज़ कॉल्ड फोर्स। तो फोर्स कर क्या सकता है, कैन स्टार्ट ए मोशन, सेट ए मोशन इन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। क्या एक रुकी हुई चीज़ को चला सकता है, यस सर। सेट अ मोशन इन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, रुकी हुई चीज़ को। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। और क्या कर सकता है, कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट भी कर सकता है क्या, इट ऑब्जेक्ट, कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई फुटबॉल में एक व्यक्ति किक मार दे तो जो जाती हुई फुटबॉल है क्या वो दूसरी दिशा में चली जाएगी, द, या फिर बैट्समैन जब हिट करता है तो आती हुई बॉल को क्या जाती हुई बॉल बना देता है। कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये चीज़ है। और इसके अलावा क्या कर सकता है, कैन चेंज द शेप। किसी भी चीज़ का कोई शेप है, जैसे डो है, आटे की लोई है, क्या उसका शेप चेंज किया जा सकता है, फोर्स कैन चेंज द शेप। सो दीज आर द पॉसिबिलिटी। तो किसी भी चीज़ को आप पुशिंग, हिटिंग, पुलिंग आर द वेरियस काइंड्स ऑफ फोर्स। किसी चीज़ को हम हिट करते हैं, सो अ काइंड ऑफ पुश और पुल, ठीक है, ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। जैसे मान लीजिए कि ये एक गाड़ी है, तो एक पर्सन क्या कर रहा है कि इस गाड़ी को वो चला रहा है, सो वो इस पर फोर्स लगा रहा है, तभी तो ये गाड़ी चल रही है, इसको पुश कर रहा है तो ये गाड़ी आगे मूव करती चली जा रही है, ठीक है। और ये भी हो सकता है, ये है गाड़ी, तो ये ऐसे मूव करती चली जा रही है। अब ज़रा देखो कि ये भी हो सकता है कि कोई एक इस तरीके से, ये इसमें व्हील लगे हुए हैं और कोई एक, सर ऊपर कर रहे हाँ, ये एक लेडी है, तो वो क्या कर रही है, वो अपना इस बैग को पीछे से पकड़े हुए हैं और चलती चली जा रही है, तो वो भी तो ऐसे कर रही है। सो शी इज़ मूविंग विथ सूटकेस, सूटकेस को आगे लेके चली जा रही है, तो वो उसको खींच रही है कि नहीं। तो इट इज़ काइंड ऑफ, ये पुश कर रहा है
और ये पुल कर रहा है, तो इट इज़ ए पुश। इस बैलगाड़ी को वो खींच रहा है, तो इट इज़ पुश। और ये क्या है? पुल। कभी कभी आप दरवाजे को दबाते हो अंदर जाने के लिए, तो उसमें पुश एंड पुल लिखा रहता है कि नहीं? तो पुल का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच इज बॉट टूवर्ड्स सेल्फ, अपनी ओर खींचा जाए तो उसे पुल कहते हैं। जैसे कोई दरवाजा अगर अपनी ओर खींचोगे तो पुल है, और अपने से दूर भगाओगे तो क्या है? सो इट इज, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? बाई फोर्स मेकिंग द ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम इट। Okay, so if you are applying a force and setting the object away from you, then it is push. If you are making the object to come towards you, अपनी ओर खींचे, तो उसे क्या कहते हैं? पुल कहते हैं। तो ये पुल हुआ कि नहीं? तो दरवाजे को अपनी ओर भी खींचा जा सकता है और धक्का भी दिया जा सकता है। तो ये चीज़ें पुश एंड पुल लिखा रहता है। अब देखिए, सो ए काइंड ऑफ पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। तो फोर्स में ये सारी पॉसिबिलिटी है कि डायरेक्शन बदल सकता है, ऑब्जेक्ट का चेंज बदल सकता है, इवन ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम भी बदल सकता है। किसी चीज़ को अगर दबाया जाए फोर्स लगा के तो वैसा ही रहे लेकिन छोटा हो जाए, वो भी कर सकते हैं। साइज़ बदल सकता है। फोम या स्पॉन्ज को दबाओ तो साइज़ छोटा हो सकता है क्या? ये चीज़ है। नाउ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सिचुएशन हैज़ बीन गिवन। तो ये बताओ कि मान लो अगर ये है ऊपर की दो सिचुएशन है, तो किसमें पुश है और किसमें पुल है? सर फर्स्ट वाले में पुश है, सेकंड वाले में पुल है। हाँ, ये बात सही है। सो इससे क्या किया जा रहा है? विच इज़ द बॉल वॉज इनिशियली एट रेस्ट एंड दिस गर्ल हैज़ पुट इट सेट इट इनटू मोशन। तो ये फोर्स से हुआ है। अगर किसी के कन्फिग्रेशन को चेंज किया जा सकता है क्या? ये जो स्प्रिंग है, अगर इसको ये कंप्रेस कर रही है तो क्या फोर्स लगा रही है या स्ट्रेच कर रही है? यहाँ तो इसको खींच रही है ना स्प्रिंग को। तो इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड, इज देयर एनी फोर्स नीडेड फॉर इट? अच्छा, इफ यू वांट टू चेंज द शेप ऑफ ए बॉल, कॉस्को बॉल या और एनी बॉल, देन वुड यू रिक्वायर एनी फोर्स फॉर इट? ठीक है। सो फोर्स इज डिनोटेड बाई एफ। इसको डिनोट किससे कहते हैं? इट इज इसे एफ से डिनोट करते हैं। एंड इट इज वेक्टर क्वांटिटी। क्या इसमें डायरेक्शन होती है? फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। इट हैज मैग्नीट्यूड, इसकी एक वैल्यू भी होगी, नंबर भी होगा, एंड डायरेक्शन। अगर हाफ फिल्ड बकेट उठाओ तब ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कि फुली फिल्ड बकेट उठाने में? तो इस तरीके से मैग्नीट्यूड बदल गया, क्योंकि हम उठा तो रहे हैं, ऊपर की ओर फोर्स लगा रहे हैं चीज़ को उठाने के लिए ग्रेविटी के अपोजिट, लेकिन फोर्स ज़्यादा या कम भी होता है। हमारे फादर ज़्यादा फोर्स लगा सकते हैं बट आप तो नहीं लगा सकते हो। आपके फादर ज़्यादा फोर्स लगा सकते हैं कि नहीं? बट आप तो उतना फोर्स नहीं लगा सकते। तो इस तरीके से कम और ज़्यादा भी फोर्स होता है। नाउ व्हाट इज़ बैलेंस्ड फोर्स? बैलेंस्ड, हाँ, इसकी ऐसा यूनिट न्यूटन है, ये अभी हम आगे देखेंगे। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या है कि इफ़ टू पर्सन्स, किसी भी चीज़ को अगर दो पर्सन यहाँ से ये प्रेस करें और यहाँ से ये प्रेस करें, तो ये बीच वाली चीज़ कहाँ जाएगी? अगर इक्वल फोर्स लगाएं दोनों, तो क्या कहीं जाएगी? हाँ, नहीं, कहीं नहीं जाएगी, वहीं रहेगी। सो इफ
a group of forces acting on an object such that their resultant is zero. मान लो 3 लोग इसको इक्वल फोर्स लगा के ऐसे खींच रहे हैं, एक तरफ प्रार्थना है, एक तरफ सूर्यांश है, एक तरफ माही है, तो ये कहाँ जाएगी? और अगर सब 120 डिग्री पर फोर्स लगा रहे हैं तो ये कहीं जाएगी? ये कहीं नहीं जाएगी। तो इसलिए इस पर जो नेट फोर्स है क्या वो ज़ीरो हो गया है? और ऐसा भी हो सकता है कि किसी चीज़ पर हम 4 डायरेक्शन से फोर्स लगाएं तो भी वो भी जीरो हो सकता है। ग्रुप ऑफ फोर्सेस, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये पेयर वाइज एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ये इसको कर दे रहा है और ये इसको नेग्लेक्ट कर दे रहा है, और एफ नेट क्या हो जा रहा है? जीरो। सो इफ ए ग्रुप ऑफ फोर्सेस are acting on an object such that their resultant force is zero, such that their resultant force is zero, या ये वैनिश हो जाए, देन दोज ग्रुप ऑफ फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस। उन सबको कहेंगे कि ये तो बैलेंस्ड फोर्सेस लगे हैं। देन दोज ग्रुप ऑफ फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस। जैसे कि यहाँ पर एक F1 फोर्स लगा हो और एक F2 फोर्स लगा हो, तो क्या यहाँ पर F1 प्लस F2 जीरो हो जाएगा? यदि यहाँ पर एक F1 फोर्स लगा है, एक F2 लगा है और एक F3 लगा है, तो क्या यहाँ F1 प्लस F2 प्लस F3 ज़ीरो है? यदि ऐसा होगा तो बैलेंस फोर्स होगा। और यहाँ पर अगर F1, F2, F3 और F4 लगा है, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 और प्लस F4 ज़ीरो हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो ये कहा जाएगा कि बैलेंस फोर्स है वो। अब हाँ, F1 प्लस F2 हाँ, ये चीज़ हम देख लें कि कार्तिक ने इसमें बताया है कि अगर बैलेंस्ड फोर्सेस है तो ये क्या क्या कर सकते हैं। Let me see something more about it. एक मिनट, हाँ, क्लास 9th चैप्टर 9 साइंस नोट्स। ओके, तो अब जरा देखो कि जो फोर्स होता है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। आगे हम देखेंगे कि क्या होता है, न्यूटन क्या चीज़ है। मान लीजिए कि इधर से किसी चीज़ पर 4 न्यूटन का फोर्स आप लगा रहे हो कार्तिक, फोर्स की यूनिट है न्यूटन और उसे एन से डिनोट करते हैं, और आपका एक दोस्त है वो इधर से इसे पुश कर रहा है 4 न्यूटन से, तो बताओ ये ऑब्जेक्ट कहीं जाएगा? तो इस पर अगर आपके फोर्स और इसके फोर्स की बैलेंसिंग हो रही क्या? मान लीजिए कि ये एक फिजिकल बैलेंस है, इसको भी ग्रेविटी खींच रही है, इसके इस पलड़े को और इस पलड़े को भी खींच रही है, तो ये बिल्कुल हवा में एक ही डायरेक्शन में रहेगी, क्योंकि फिर तो ये कहीं नहीं जाएगी। तो इफ फोर्सेस काउंटर बैलेंस ईच अदर देन द थिंग्स रिमेन स्टैटिक अंडर इक्विलिब्रियम, एक जैसी पोजीशन में रहेगी। सो दिस ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव, क्योंकि यहाँ नेट फोर्स क्या है बताइए, बताइए। नेट फोर्स ज़ीरो है, तो फिर ये बैलेंस फोर्स हो गया। सो अब बैलेंस फोर्स क्या कर सकता है? इफ बैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड
तो forces are said to be balanced force if they nullify each other, if their total sum is zero. If sum of all forces acting on a body is zero, then those group of forces are said to be balanced force. क्या चीज़ कही जाएगी? If sum of all forces acting on a body is zero, then those group of forces को क्या कहेंगे? हाँ, forces are called balanced forces. If balanced forces are acting on a body, तो क्या होता होगा? are चेक कर लेते हैं. एक्टिंग ऑन ए बॉडी, तो क्या वो बॉडी चल सकती है? अच्छा, तो सबने बोला नो, लेकिन कार्तिक ने यस बोला. इसका क्या राज है? तो देन इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट. इफ ए बॉडी इज at rest, then it remains at rest. अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि आप ज़रा देखो, बैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या है कि अगर एक चीज़ चल रही है और अगर ज़मीन में फ्रिक्शन है, तो क्या चलती हुई चीज़ को फ्रिक्शन रोक लेगा? ये ज़मीन में फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन की वजह से रुक जाएगी. चल रही है तो क्या इसके ऊपर एक अपोजिट फोर्स काम कर रहा है जो इसे रोकना चाहता है, तभी तो रुक गई. फ्रिक्शन एक अपोजिट टाइप ऑफ फोर्स है. लेकिन अगर कोई यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जो इसको फोर्स लगाए और फोर्स ऐसा लगाए, धक्का दे, और धक्का दे तो फिर ये चल भी सकती है. इधर की ओर फ्रिक्शन फोर्स है और इधर की ओर ये अपना फोर्स लगा दे तो ये चल देगी. मेरा कहने का मतलब है कि ठीक फ्रिक्शन के बराबर लगाए तो चल देगी. क्या आपकी स्कूटी जब चलती है, तो अब ये स्कूटी आपकी चल रही है, तो ये देखिए कि इसमें ये क्या है, ठीक है. तो जब आप इसे चला रहे हैं स्कूटी को, तो इसमें पीछे की ओर फ्रिक्शन है और आगे की ओर इसमें कहीं रेस है. आप इंजन चला रहे हो तो क्या इंजन आगे की ओर फोर्स लगा रहा है? तो क्या ये एक ही स्पीड से अगर चल रही है तो इस पर बैलेंस फोर्स है? सिर्फ इंजन उतना ही फोर्स लगा है जितना इस पर फ्रिक्शन काम कर रहा है, तो क्या ये एक ही स्पीड से चलती रहेगी? मान लो अगर ये 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो इसका पर आवर चल रही, तो इसका मतलब है कि आपने इंजन को सिर्फ उतनी ही रेस दे रखी है कि जिससे ये इस फ्रिक्शनल फोर्स को कैंसिल कर सके. अगर आप उससे ज़्यादा रेस दे दो तो क्या ये 40 से इसकी स्पीड बढ़ जाएगी? और अगर इंजन को कम रेस दे दो तो धीरे धीरे 40 से कम भी हो सकती है. अच्छा, मान लीजिए एक ये प्लैनेट है हवा में और ये चलता चला जा रहा है. इसके आसपास ना सन है ना कोई कुछ है, इंटरस्टेलर स्पेस, जहाँ दूर दूर तक कोई दूसरा प्लैनेट या स्टार नहीं है, कोई दूसरी सेलेस्टियल बॉडी नहीं है. तो ये अगर इस पर कोई फोर्स न लगे तो क्या ये चल रहा है तो चलता ही रहेगा? यहाँ तो फ्रिक्शन भी नहीं है. अच्छा, और अगर इस पर तभी वहाँ पर माही और प्रार्थना आ गए, माही ने इधर से फोर्स लगाया और प्रार्थना ने इधर से फोर्स लगाया, और ये 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, तो क्या ये 2 न्यूटन इधर से लगा रहे हैं, 2 न्यूटन इधर से लगा रहे हैं, तो क्या इनका फोर्स आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये चीज़ जो चल रही चलती रहेगी? हाँ, तो मतलब इसका यह है कि इफ़ ए ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन इट विल कीप ऑन मूविंग इन सेम डायरेक्शन विथ सेम स्पीड, यानी उसकी यूनिफॉर्म मोशन बनी रहेगी. अगर बैलेंस फोर्स किसी पे लगे हैं तो ना तो उसकी डायरेक्शन बदलेगी ना वो रुकेगा. बैलेंस फोर्स का मतलब जीरो फोर्स.
तो बताओ फिर वो रुकेगा? क्योंकि फोर्स क्या कर सकता है, किसी चलती चीज़ को रोक सकता है। आप दोनों ने तो अपने ही फोर्स कैंसिल कर दिए, तो क्या वो अब इस सेलेस्टियल बॉडी को या प्लैनेट को या सैटेलाइट को रोक पाएगा? नहीं रोक सकेगा। तो इसलिए अगर बॉडी रेस्ट पर है तो ये रेस्ट पर रहेगी। इफ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन इट विल कीप ऑन मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, अंडर बैलेंस फोर्स। ए बॉडी अंडर मोशन, जिसको मोशन कुछ है 10 किलोमीटर पर आवर का, अंडर मोशन विल keep on moving with same speed। ना उसकी डायरेक्शन बदलेगी, इन सेम डायरेक्शन। इसका मतलब है कि उसमें यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। सर सेम के बाद ऐसे भी है क्या? नहीं, ये नीचे के लिए है, इसका नहीं। जी अब देखो, तो बैलेंस फोर्स क्या कर सकता है? बैलेंस फोर्स अगर किसी पे लगा है तो अगर कोई चीज़ रुकी है तो इसका मतलब है कि उस पर बैलेंस फोर्स लगा हुआ है, तभी वो रुकी है। जैसे कि एक मेज है, ये मेज रखी है, कभी अगर आप सड़क पर खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि आपके पैरों पर दबाव पड़ रहा है, अर्थ से प्रेशर पड़ रहा है, एड़ी दब जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो ये अब इस चेयर पर क्या इसके वेट की वजह से नीचे फोर्स लग रहा है? लग ही रहा है। और इसी के अलावा इसके जो 4 पाए हैं, क्या अर्थ इसमें ऊपर फोर्स लगा रही है? नहीं तो अगर ऊपर कोई फोर्स ना लग रहा होता तो ये मेज जमीन के अंदर धंसती ना चली जाती? बताइए। अब अभी क्लियर है? अच्छा ये बताओ कि यही टेबल अगर मैं केक के ऊपर रख दूं तो क्या ये केक को दबाती चली जाएगी? यस सर। लेकिन अगर ज़मीन पे रखी है तो ज़मीन क्या कर रही है? इस पर एक रिएक्शन फोर्स लगा दी। भाई आप अपने हाथ में देखो, एक पेन अगर दबाओ तो क्या ये हाथ भी पेन को दबाएगा ऊपर और पेन को नीचे नहीं जाने देगा? सो यू विल फील ए फोर्स। या आप दीवार पर खूब तेजी से हाथ मारो तो क्या आपके हाथ में चोट लगती है? क्या दीवार आपके हाथ में रिएक्शन फोर्स लगाता है? क्यों चोट लगती है? जितनी तेजी से मुक्का मारोगे, तो हमने मारा है तो हमें क्यों चोट लगी? क्योंकि वॉल ने हमारे हाथ पर रिएक्शन की। ऐसे ही हम जब खड़े हैं तो पैरों पर नीचे से एक प्रेशर पड़ रहा है, तो अर्थ हम पे एक रिएक्शन देती है, जिससे कि जो हमारा वेट है और जो हमारा रिएक्शन है वो पूरी तरीके से क्या होता है कि आवर वेट एंड आवर रिएक्शन, जो हमारा वेट है और जो रिएक्शन है वो बैलेंस रहता है। सो दैट मीन्स ये रिएक्शन फोर्स, सो ये जैसे है, तो आप देखो कि एक रिएक्शन इसमें ऊपर लग रहा है और वेट किधर लग रहा है बताओ? नीचे। तो वेट नीचे है, वेट को W कहते हैं और रिएक्शन फोर्स को ऊपर। तो क्या ये कह सकते हैं कि जो W है वो R के इक्वल है बट अपोजिट है, तो W प्लस R 0 होगा कि नहीं? या ये भी कह सकते हैं कि W इज इक्वल्स टू माइनस R, बोथ फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट। निगेटिव साइन का मतलब क्या है कि बोथ फोर्सेज आर इक्वल एंड नेगेटिव का मतलब अपोजिट हुए कि नहीं? हैं? हाँ, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो जो भी हो, लेकिन इन दोनों का सम तो 0 है ना, तभी तो हम खड़े हैं। नहीं तो हम ऊपर चले जाते या नीचे चले जाते। हम अर्थ के रिस्पेक्ट में मूव क्यों नहीं कर रहे हैं बताओ? Because we are under balanced force. Whatever is weight, our weight, it is counterbalanced by reaction force acting by earth. हमारे पैरों में
जो है नीचे से एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है पैरों में। अगर मोटा आदमी है तो उसके पैरों पर ज़मीन से ज़्यादा दबाव पड़ेगा, और हल्का है तो उतना नहीं पड़ेगा, लेकिन रिएक्शन फोर्स तो एक्ट करता है। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ है, अगर ये भी है तो इसकी इमेज पर नीचे की ओर से एक रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है कि नहीं? सो वाई वी आर नॉट मूविंग रिलेटिव टू अर्थ? बिकॉज अवर वेट इज काउंटर बैलेंस्ड बाई रिएक्शन फोर्स। सो ये देख लो कि वाई, अगर मेज जमीन के अंदर नहीं जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि यानी इस पर एक रिएक्शन फोर्स काम कर रहा है। सो ये भी कर सकता है। जस्ट 1 मिनट। तो प्रार्थना ये बता दीजिए कि बैलेंस फोर्स क्या क्या कर सकता है, ये बताओ। व्हाट ए बैलेंस फोर्स कैन डू? इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट अंडर बैलेंस फोर्स। और दूसरा क्या है? अगर ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे बनी रहेगी। और दूसरा क्या है? तो क्या होगा? क्लियर नहीं आ रही है। और थोड़ा और रिफाइंड चाहिए। सूर्यांश, बैलेंस फोर्स क्या क्या कर सकता है? कार्तिक, एक है ना ऑब्जेक्ट है ना रेस्ट पे है और उस पे बैलेंस फोर्स लगाई जाती है तो है ना वो रेस्ट पे ही रहेगा। और दूसरा ये है कि अगर ना एक ऑब्जेक्ट एक मोशन में है हाँ, तो है ना उस पे ना बैलेंस फोर्स लगाई जाती है तो है ना वो उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। उसी डायरेक्शन में और उसी स्पीड से। यस सर। ठीक है, यही बैलेंस फोर्स है। नाउ तो ये बात हो गई कि बैलेंस फोर्स क्या हो सकता है। नाउ अदर इज अनबैलेंस्ड फोर्स। सो हाँ, द अनबैलेंस फोर्स का मतलब है कि इफ resultant of all forces, resultant of all forces acting on an object is non-zero, then such group of forces, हाँ, सच ग्रुप ऑफ फोर्सेस, तो उन्हें क्या कहेंगे ग्रुप ऑफ फोर्सेस को?
और कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। जैसे कि अगर मान लीजिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया गया, इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर से सिर्फ 2 ही न्यूटन एक बच्चे ने लगाया, तो क्या ये बैलेंस्ड फोर्स है कि अनबैलेंस्ड फोर्स? यानी क्या F1 प्लस F2 यहाँ जीरो है कि जीरो नहीं है? F1 प्लस F2 इज नॉट इक्वल टू जीरो। चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम ये कह सकते हैं उधर जो फोर्स लगा उसे प्लस लें और जो इधर लगा उसे क्या लें, माइनस। तो जो राइट साइड में जाने वाला फोर्स है क्या उसे 10 न्यूटन ले लें और जो लेफ्ट में लगा उसे -2, तो ये कितना हो जाएगा, क्या +8? क्या राइट हैंड साइड में 8 न्यूटन का फोर्स लग गया? तो इसका मतलब है ये 8 न्यूटन के फोर्स इधर जाएगी। या फिर आप ऐसा समझ लें कि अगर ऐसी कोई बात हो कि यहाँ से टीचर ने फोर्स लगा दिया, ये किसी रेसलर ने, और उसने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और यहाँ से दो बच्चों ने 2 न्यूटन का लगाया है, तो क्या अगर मान लीजिए ये दो फोर्सेस लगे हैं, एक F1 है, एक F2 है और एक F3 है, तो क्या कोई बता सकता है कि F1 प्लस F2 प्लस F3 कितना होगा? यस, क्योंकि F1 प्लस 10 है और वो दोनों लेफ्ट की ओर डायरेक्टेड हैं, तो -2 और -2, तो ये 10 - 4 दैट इज +6 न्यूटन। 6 न्यूटन का रिजल्टेंट राइट में है जो कि नॉन जीरो है। तो इसलिए सच ग्रुप ऑफ फोर्सेस को क्या कहेंगे, क्या अनबैलेंस्ड फोर्स? सच ग्रुप ऑफ फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स एक क्या चीज हो सकती है कि हाँ ये ठीक है। तो हम किसी हाँ हाँ बोलो बोलो, बोलिए बोलिए। ठीक है। सो इफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, तो वही पांचों चीजें होंगी जो शुरू में हुई थी। इफ अनबैलेंस्ड forces are acting on a body, then it can start a body, ठीक है, या it can set a body under motion if it is at rest. Set a body under motion initially at rest. Can stop a moving body. को रोक भी सकता है, ये सारा कर सकता है। कैन चेंज द डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन ऑफ ये कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। अच्छा, इट कैन सेट, ये किसी भी चीज को सेट कर सकता है मोशन में। इट कैन सेट, उसको क्या कर सकता है, मोशन दिला सकता है। बाकी जहाँ तक रही वॉल्यूम के चेंज करने की, तो वॉल्यूम की और कॉन्फ़िगरेशन की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक स्प्रिंग ऐसे पड़ी हुई है और इस पर बैलेंस्ड फोर्स भी लग गया है, तो क्या ये फैल जाएगी? दो लोग मान लो सूर्यांश और कार्तिक इसे ऐसे ऐसे 2 न्यूटन के फोर्स से कर रहे हैं, तो चूंकि इनका बैलेंस है तब भी क्या ये फैल गई? और अगर ये लोग इसे दबाने लग गए तो क्या ये जो स्प्रिंग है ये और कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी? 2 न्यूटन ही लगा है, तो इसलिए हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि वॉल्यूम में चेंज होगा। और कई बार क्या होगा कि दो तरफ से अगर हाथ लगा है और
दो लोगों ने बॉल को ऐसे दबा रखा है तो भी क्या उसका शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो इसलिए ना तो हम इसके शेप की बात कर रहे हैं ना वॉल्यूम की, वो तो कभी भी फोर्स लगाए तो होगा, ठीक है ना, सिर्फ हम इसके मोशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब आगे की बात करते हैं कि व्हाट डज इट मीन बाय फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन समझते हैं क्या चीज़ होती है। जैसे फ्रिक्शन इज ए काइंड ऑफ फोर्स विच अपोजेज any relative motion between two objects in contact. It is a kind of force which opposes relative motion between two objects in contact। यदि वो आपस में कांटेक्ट में है तो काम करता है, नहीं है कांटेक्ट में तो नहीं करेगा। इन कांटेक्ट, जैसे कि ये हमारे दो हाथ हैं, क्या इनके बीच में फ्रिक्शन लग रहा होगा कि नहीं? नहीं लग रहा होगा, क्योंकि टच ही नहीं है। और अब टच कर गए तो अब लग रहा होगा, और अभी नहीं लग रहा है क्योंकि अभी ये कहीं टच नहीं कर रहा है। ये पेन हवा में चल रहा है तो कुछ लग रहा है फ्रिक्शन? नहीं लग रहा है। मान लीजिए जैसे ये है, ठीक है, करेक्शन वाला टेप, तो ये कुछ नहीं, लेकिन यहाँ रख दिया और अब मैं इसे करूँ तो फ्रिक्शन लग रहा है, तो अब हमें मुश्किल हो रही चलाने में। तो उसी तरीके से वो चलने नहीं देगा रिलेटिवली। ये मेरे दो हाथ हैं, अब लग रहा है फ्रिक्शन क्योंकि इनके बीच रिलेटिव मोशन नहीं, लेकिन जब एक हाथ आगे किया एक पीछे किया तब लगा, तब लगेगा। ऐसे करने पे नहीं लग रहा है, और ऐसे अगर बहुत देर तक करो गर्म भी हो जाएगा हाथ, आप देख सकते हो। और तो इस तरीके से फ्रिक्शन फोर्स से हीट जनरेट होती है, हमारा जो मस्कुलर एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। हमारे जब सर्दी होती है तो हमारे मसल्स में क्यों इस तरीके की कपकपाहट होती है? क्या उस फ्रिक्शनल फोर्स से बहुत सारी हीट जनरेट होती है जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अब जब सर्दी में दांत कटकटाते क्यों हैं? मसल्स जो है मूवमेंट क्यों करती हैं? क्या वो फ्रिक्शन के लिए करती हैं कि जब मसल के बीच फ्रिक्शन होता है क्या हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है? इसलिए होता है। अब जरा देखो कि एक ये बॉक्स है और इस बॉक्स को कुछ लोग पुश कर रहे हैं। तो एक पहले क्या किया, एक बच्चे ने इसको पुश किया, तो इसको पुश करने की वो कोशिश कर रहा है, तो इसने इस पर कुछ फोर्स लगा दिया। इसने इस पर मान लीजिए 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन ये बॉक्स तो नहीं हिला। 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, अगर ये नहीं हिला तो इसका मतलब क्या? ये ज़मीन पे रखा है तो क्यों नहीं हिला? अच्छा, तो इस पर जो पीछे फ्रिक्शन लग रहा है वो क्या 2 न्यूटन लग रहा होगा कि 2 न्यूटन से ज़्यादा? अब ये तो आप बताएं, ये कार्तिक बताएं कितना लग रहा होगा, क्योंकि कार्तिक कहते हैं कि कोई भी चीज़ बैलेंस अगर रुकी है, ये सही कह रहे हैं सूर्यांश की, अगर कोई चीज़ रुकी हुई है नहीं चली तो जितना हमारा अप्लाइड फोर्स है और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो दोनों इक्वल होंगे। अगर ये ज़्यादा होता तो पीछे ना चल जाती, हमारी तरफ भागा चला था, तो हमने लगाया और हमारे फोर्स को कौन काउंटरैक्ट कर रहा है? फ्रिक्शन। तो ये जो हमारा अप्लाइड फोर्स है, तो हियर फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। फोर्स इज इक्वल, और साथ में अपोजिट भी है, एंड अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। टू अप्लाइड फोर्स, और रिजल्ट क्या हुआ है? ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। क्या ऑब्जेक्ट अंडर बैलेंस फोर्स है? अंडर
बैलेंस्ड फोर्स। अच्छा एक दूसरी चीज़ देखो कि मान लीजिए इसी पर अब जब मुझसे काम नहीं बना तो मैंने अपनी बड़ी सिस्टर को बुला लिया कि भाई तुम भी ज़रा इसे धक्का लगाओ, तो उसने भी इस पर फोर्स लगाया, तो दो लोग अब इस पर फोर्स लगा रहे हैं, और ये धक्का लगा और ये भी धक्का लगा, लेकिन अब इस पर 2 न्यूटन लग रहे हैं, 2 न्यूटन और 2 न्यूटन, तो तब भी ये नहीं चल रहा है, बट इट इज़ जस्ट अबाउट टू मूव। अब ये बस चलने वाला है, अगर इसे थोड़ा सा फोर्स और लगाया जाए तो चलने वाला है। तो अब इस पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है? चला नहीं है अभी, तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स 4 न्यूटन है। तो इट इज़, ये एक तरीके का जो फ्रिक्शनल फोर्स है, इट इज़ अबाउट टू मूव बट येट नॉट मूव, अभी मूव नहीं किया है, इट इज़ अबाउट टू मूव है, चलने वाला। थोड़ा सा और लगा दो 0.1 न्यूटन तो चलो, हाँ मूव बट नॉट येट मूव, अभी तक मूव नहीं किया है। तो क्या ये अंडर बैलेंस्ड फोर्स माना जाएगा कि अनबैलेंस्ड फोर्स? It is at rest and under balanced force। अच्छा, अब इसके बाद इन लोगों ने फिर इस पे फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने के बाद अब ये चल दिया, थोड़ी सी और ताकत लगाई, थोड़ा सा और मस्कुलर फोर्स लगाया, तो मस्कुलर फोर्स लगाने से क्या हुआ, फिर ये चल दिया, ये फोर्स लगाया। अब ऐसा करने से ये अब चलने लग गया, तो इसने 2.1 न्यूटन लगा दिया, और ये हमने तो 2 ही लगाया, लेकिन जो मेरी बहन है उसने ज़्यादा लगा दिया, और लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स 4 न्यूटन ही रहा। ये इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, उससे ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं हो सकती है। फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीजेज अप टू ए मैक्सिमम वैल्यू, एंड इफ़ वी अप्लाई मोर फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो इस पे रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया, एफ नेट 0.1 न्यूटन का हो गया, क्योंकि इस 4 न्यूटन को पीछे के 4 न्यूटन ने कैंसिल कर दिया, ये 4.1 आगे है, 4 इधर है, तो अब ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग। सो क्या अब ये अंडर बैलेंस्ड फोर्स है कि अनबैलेंस्ड फोर्स? हाँ, अंडर अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर किसी भी चीज पर कोई फोर्स न लगाया जाए तो क्या उस पर कोई फ्रिक्शन काम करेगा? क्योंकि अगर फ्रिक्शन काम करने लग गया था तो पीछे भाग जाएगी, और अगर हम इस चीज को इधर धक्का दें तो फ्रिक्शन किधर काम करेगा, उधर कि तब भी इधर ही काम करेगा? हाँ, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू रिलेटिव मोशन। पहली बात तो है कि कांटेक्ट में होना चाहिए, दूसरा किस चीज में, कि फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स भी लिख सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट अपोजिट टू रिलेटिव मोशन। इसमें संडे को जो टेस्ट होगा तो यही आएगा। अभी आज क्या हो गया, यही है, मोशन की एक्सरसाइज बची, उसका बाद में हम ले लेंगे। हाँ हाँ, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट अपोजिट टू रिलेटिव मोशन एंड इट कैन टेक अप टू ए मैक्सिमम वैल्यू, फिर आफ्टर दैट इट सीजेस टू इंक्रीज। इट कैन इंक्रीज up to a maximum value। सर हमारा साइंस में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैंसिल हो गया। अच्छा ठीक है, it can increase up to a maximum value and then it ceases to increase। फिर इसके बाद ये बढ़ता नहीं है क्या, ceases का मतलब फिर और नहीं बढ़ेगा, तो इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू हो सकती, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, फिर नहीं बढ़ेगा।
व्हेन नो फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना एक्ट कर रहा हो, देन द फ्रिक्शन एक्ट इज जीरो ऑन दैट बॉडी. इफ नो फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, देन उस पर जो फ्रिक्शन काम कर रहा है वो कितना होगा? फ्रिक्शन इज जीरो. सर दैट के बाद क्या है? दैट बॉडी इट देन इट सीजेस. सीजेस का मतलब रुक जाता है, रुकना. यानी फ्रिक्शन बढ़ेगा. जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाएंगे फ्रिक्शन बढ़ेगा. हमने फोर्स बढ़ाया तो क्या फ्रिक्शन भी बढ़ा? तो फ्रिक्शन की एक वैल्यू हो गई, लेकिन अब इससे ज़्यादा ये फ्रिक्शन नहीं बढ़ेगा. इसके बाद हम अगर फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स बढ़ता जाएगा. ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है. नाउ इट विल नॉट इंक्रीज. तो इसे कहेंगे एफ मैक्स. जब मैंने जीरो फोर्स लगाया तब जीरो है, उसके बाद फिर ये चलने लगेगी चीज़. ठीक है कि नहीं? क्या कहेंगे? एफ मैक्स, मैक्सिमम फोर्स, या उसे कहते हैं, हाँ, वो उसका स्टैटिक फ्रिक्शन है जो कि मैक्सिमम है. क्या किसी चलती हुई चीज़ पर भी फ्रिक्शन लगता है? तो चलती हुई चीज़ पे भी फ्रिक्शन लगता है. जैसे स्कूटी चल रही है तो उसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं. और क्या कभी रुकी हुई चीज़ पे भी फ्रिक्शन लगता है जब हम फोर्स लगाते हैं तो? हाँ, क्योंकि अभी पीछे आपने देखा कि, तो इफ रुकी हुई चीज़ पर लग रहा है फ्रिक्शन, हम फोर्स लगा रहे हैं, वो नहीं चल रही है, अलमारी बहुत भारी है, नहीं खिसक रही है, तो रुकी हुई चीज़ पर लगे हुए फ्रिक्शन को क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन. और चलती हुई चीज़ पर लगने वाले फ्रिक्शन को क्या कहते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन. इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ठीक है, देन द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन. उसे क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन. सो इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग, then the friction acting on it is called काइनेटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक. का मतलब ही होता है चलना. हाँ, फ्रिक्शन. हाँ, तो एक्टिंग ऑन इट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन. अच्छा, एक बहुत हल्की सी चीज़ है और उसको मैंने फोर्स लगाया, उस पर ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा कि एक बहुत भारी सी चीज़ है उस पर? सो इफ, हाँ, अब ये देखो ये क्यों लगता है? क्योंकि देयर आर वेरी टाइनी पार्टिकल्स जो इनके और इनके सरफेस के बीच में, तो वो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, बॉन्डिंग रहती है, तो उनको तोड़ने के लिए हमें फ्रिक्शन लगाना पड़ता है. अच्छा, ये मुझे बताइए, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन मास. इफ मास इंक्रीजेस देन फ्रिक्शन इंक्रीजेस ना? फ्रिक्शन वॉल्यूम पे बेस डिपेंड्स ऑन मास. if mass increases then friction increases. सर जरूरी नहीं है. अब देखो, अच्छा ये देखो, एक ये बॉडी है ऐसे रखी है ज़मीन पर, ऐसे, और इसको लगाने में हमें ज़्यादा फोर्स लगेगा. ये भी 10 किलो की है, कि यदि जब ये ऐसे रखी होगी तब ज़्यादा फोर्स लगेगा. बोलो. फर्स्ट वाले में ज्यादा जोर लगता है क्योंकि उसका सरफेस एरिया बड़ा है. मोर एरिया ऑफ कांटेक्ट. ये कार्तिक बता पाएंगे क्योंकि सब लोग नहीं बता पाते हैं ये चीज़ें. सर क्या बताना है? कि किस में ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा ऑफ कांटेक्ट. देखो कार्तिक ने क्लियर कर दिया कि फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट. और कोई होता तो कह देता पहले वाले में ज़्यादा लगेगा.
फोर्स सिर्फ मास पे डिपेंड करता है, एरिया पे नहीं। डज नॉट डिपेंड, हाँ तो दोनों में इक्वल फ्रिक्शन लगेगा। डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट, यानी अगर कोई अलमारी को ऐसे खिसका रहा है फोर्स लगा के, और कोई सोचे चालाकी कर दे, कदे हम तो टेढ़ी खिसकाएंगे, देखना एरिया ऑफ कांटेक्ट घटा देंगे और देखना मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा, तो भी उसे कोई मार्जिन नहीं मिलेगा। जितना फोर्स इस पे लगाना पड़ेगा उतना ही इसमें लगेगा। बोथ इन बोथ केसेस देयर इज इक्वल फ्रिक्शन। वो अलग चीज़ है, देयर इज इक्वल फ्रिक्शन, क्योंकि वहाँ पर रिलेटिव मोशन नहीं है, वहाँ चीज़ लुढ़कती हुई जा रही है। क्या उंगली वहाँ घिस रही है कि सिर्फ लुढ़क रही है? वहाँ पर ज़मीन के रिलेटिव मोशन ही नहीं होता है। इवन आइडेंटिकल रोलिंग मोशन में फ्रिक्शन जीरो भी किया जा सकता है। सो देयर इज इक्वल फ्रिक्शन। ये बात हो गई। अब देखो कि दिस इज मास पे हमेशा डिपेंड करेगा। ज़्यादा मास होगा तो ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, और नेचर ऑफ सब्सटेंस पे भी डिपेंड करेगा। मान लो जैसे दो ग्लास के बीच में कम फ्रिक्शन है और लेकिन दो रबर है, जैसे आपकी इरेजर होती मिटाने वाली, दो रबर को घिसोगी तो बड़ी मुश्किल होती है कि नहीं? सो इट आल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। इट आल्सो डिपेंड्स। जैसे लोहे की बॉल हो एक और एक बलून हो, तो सर फिर बलून वाली बड़ी बॉल को डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ, हाँ बोलो। सर जैसे दो बॉल हो, एक लोहे की बॉल हो जिसका मास छोटा हो लेकिन वो भारी हो, हाँ और एक बलून हो जिसका मास बड़ा, तो सर मास का हमेशा डिपेंड पूरे सर वॉल्यूम पे भी तो वॉल्यूम पे नहीं करेगा, नेचर ऑफ सरफेस। बैलून एक रबर है, तो रबर के केस में उसका अलग होगा फ्रिक्शन, ठीक है? तो दो चीज़ पे डिपेंड करता है, एक नेचर क्या है और दूसरी क्या चीज़ है, मास क्या है। दो चीज़ें ये, ठीक है? तो अगर हम आपस में कंपेयर करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि रबर के केस में लोहे से ज़्यादा फ्रिक्शन है। फिर भी वो फोर्स पे डिपेंड करेगा कि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं। तो कोई भी चीज़ है मास पे भी है और उस पर भी है, दोनों चीज़ों पर है। रबर के स्लीपर आप क्यों पहनते हैं बताओ? लोहे की क्यों नहीं पहनते? क्योंकि फ्रिक्शन के लिए। बिना फ्रिक्शन के हम चल पाएंगे क्या? तो रबर की चप्पल होगी तो हम दौड़ेंगे भी तो भी नहीं गिरेंगे, है बात कि नहीं? और कौन लोहे की हैं? जो फुटबॉलर्स होते हैं ना वो भी स्टड्स पहनते हैं ना, स्टड्स। हाँ पहनते हैं जिससे गिर ना पाए, तो ये चीज़ है। अब देखो, अब आगे है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो सबसे पहले इस मामले में गैलीलियो ने क्या कहा था? गैलीलियो का फेलेसी, तो गैलीलियो का मिथ क्या था ये देखें। तो गैलीलियो स्टेटेड दैट, साइंटिस्ट थे गैलीलियो गैलीली, पूरा नाम क्या है? गैलीलियो गैलीली, ठीक है कि नहीं? सो स्टेटेड दैट कि ये है आपकी बुक में फिगर बना हुआ, देख लो, गैलीलियो गैलीली। हाँ सो यानी अगर इन्होंने बताया कि ऑब्जेक्ट मूव विद ए कांस्टेंट स्पीड इफ नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट, स्टेटेड दैट ऑब्जेक्ट मूव्स with constant speed when no force acts on it। इसके पहले अरिस्टोटल ने क्या बताया था मालूम है?
अरिस्टोटल ने एक बात बताई थी, वो भी साइंटिस्ट थे, अरस्तु। तो उन्होंने बताया कि किसी चीज़ को मोशन में रखने के लिए हमेशा फोर्स चाहिए, ऐसा ये बता रहे थे। तो अगर आप किसी चीज़ को, गेंद को चलाए रखना चाहते हो, बॉल को, तो उसके लिए फोर्स चाहिए, ये बताते थे अरिस्टोटल। लेकिन ये बात सही नहीं थी, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर स्पेस में एक कोई बॉडी है या सैटेलाइट है, वो चल रहा है तो चलता ही रहेगा, उस पर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है। अरिस्टोटल ने क्या कहा था कि ए फोर्स इज ऑलवेज नीडेड, फोर्स इज ऑलवेज नीडेड टू मेक ए बॉडी टू मूव, मेक अ बॉडी कीप ऑन मूविंग। ये सही बताया था कि गलत? आप बताओ। वो सही बात है, देखो वो अलग बात है कि क्या उसमें फोर्स लगता है, लेकिन ये बताओ कि अगर स्पेस में एक प्लेनेट मूव कर रहा है तो इस पर कुछ फोर्स लगेगा कि अगर वहाँ आसपास कोई प्लेनेट नहीं तो ये लग करता ही रहेगा मूव? फिर वो रुकने नहीं रुकेगा। अगर कुछ भी ग्रेविटी ना हो, वहाँ कुछ ना हो, इंटरस्टेलर स्पेस हो, अंतर आणविक आकाश हो, जहाँ दूर दूर तक कोई भी दूसरा मास ही ना हो, तो क्या ये प्लेनेट चलता रहेगा क्या? यस सर। क्योंकि इस पर कोई फोर्स नहीं है, कोई ग्रेविटी नहीं है, इसे कौन रोकेगा? तो क्या अगर इस पर फोर्स जीरो है तो ये प्लेनेट मूव करता रहेगा स्पेस में? करता रहेगा, ये यूनिफॉर्म मोशन में चलता रहेगा ना, है ना? क्योंकि इसे कोई रोकेगा नहीं, ये चलता ही रहेगा। तो हम ये बात जानते हैं। ये बताओ बॉल कैसे रुक जाती है जमीन में? तो वो फ्रिक्शन लगता तो है। यही बात तो अरिस्टोटल को मालूम नहीं थी, तभी तो इन्होंने बोला कि फोर्स जरूरी चलाने के लिए। अगर इन्हें पता होता कि फ्रिक्शन उसे रोक रहा है, तब ये ऐसी बात करते क्या? नो सर। हाँ, तो कोई एक फोर्स रोक रहा है तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ा। अगर वो फ्रिक्शन ना होता, आप आइस पे स्केटिंग कर रहे होते तो कौन रोकता आपको? जाके दीवार से टकरा जाते। बोलो। और ऐसी आइस जो बिल्कुल सॉलिड हो, आइस का पाउडर नहीं, बिल्कुल सॉलिड आइस पे चलो, देखो दीवार से ही टकराओगे सीधे, कोई रोक ही नहीं पाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने ये बात तो आगे कम हो जाती है। कम हो जाएगा फ्रिक्शन। तो ये चीज़ें, तेल पर स्लिप कर जाओ तो स्लिप ही करते रह जाओगे, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो इस तरीके से फिर आपकी बॉडी जो मोशन है, मोशन को कोई रोक नहीं पाएगा। ये चीज़ है। गैलीलियो ने ये बात जो बताई कि ये गलत बात थी, ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों कह रहा हूँ? इनका ये मिथ था, बहुत सालों तक ये माना जाता रहा। मिथ का मतलब क्या होता है? झूठी बात, कि जो प्रचलन में हो लेकिन असत्य, है ना? र्यूमर कह सकते हो, मिथ है। तो अब ये देखो, इन्होंने फिर एरिस्टोटल के बाद गैलीलियो गैलीली ने एक अलग से दिया। गैलीलियो गैलीली ने, इन्होंने एक प्रैक्टिकल करके दिखाया कि एक प्लैंक लिया और प्लैंक पर एक ऐसा प्लैंक लिया, उसमें बहुत सारा पाउडर डाल दिया ये, और इस प्लैंक पर एक ऑब्जेक्ट बॉल छोड़ी, लकड़ी का होता है गुटका, और दूसरा प्लैंक लिया। अच्छा, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, और इन दोनों पर ये जब बॉल यहाँ, ये इतना पाउडर डाल दिया कि ये जहाँ से गई बॉल, तो ये उतनी ही हाइट पे गई चढ़ते हुए। देखा, अरे ये तो उसी हाइट पे पहुँच गई। फिर इन्होंने प्लैंक को पतला कर दिया, और पतला करने के बाद अब देखा इन्होंने क्या, फिर से उसी हाइट पे जाती है। तो इन्होंने कहा ये बॉल गई 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 गई, अरे ये तो उसी हाइट पे पहुंच गई। तो इन्होंने देखा, अरे हाँ ये तो उसी हाइट पे पहुंच गई। फिर ये क्या किए, फिर इन्होंने पहले तो प्लैंक ऐसे ऐसे लिया, तो देखा अगर ऐसे लेते हैं तो ये बॉल रोल करती हुई उसी हाइट पे पहुंच जाती है। फिर देखा कि अगर हम प्लैंक को और तिरछा कर दें, तो ये पहले प्लैंक ऐसे रखा था, अब तिरछा कर दिया, तो देखा ये रोल करती 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 उसी हाइट पे पहुंच जाती है। फिर इन्होंने बोला हम तो और तिरछा कर देंगे, और तिरछा कर दिया। तो इन्होंने एक नई बात देखी कि ये बॉल रोल करती 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 उसी हाइट पे पहुंच जाती है। फिर उन्होंने कहा हम प्लैंक को सीधा ही रखेंगे। तो उन्होंने कहा जब वो उस हाइट पे जाएगी ही नहीं तो फ्रिक्शन भी नहीं होगा, तो क्या ये लगातार टिल इटर्निटी उसी दिशा में चलती ही रहेगी?
क्योंकि उसको तो वो हाइट मिलेगी नहीं। मिलेगी क्या? रुकेगी बिना पे। फिर नहीं रुकेगी कभी, क्योंकि उन्होंने फ्रिक्शन नहीं रखा। फ्रिक्शन न रखने की वजह से नीचे से तो फ्रिक्शन लग रहा है, तो उन्होंने मतलब एक ऐसी आइडेंटिकल सिचुएशन ली, ऐसा पाउडर लिया कि जिसमें फ्रिक्शन ना हो। तो उन्होंने कहा कि इफ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी, देन ए बॉडी विच इज मूविंग विल कीप ऑन मूविंग टिल इटर्निटी इन सेम डायरेक्शन। अनंत काल तक उसी दिशा में, यदि उस पर कोई भी बाह्य बल आरोपित न किया जाए, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, यहाँ तक कि उस पर फ्रिक्शन भी ना काम कर रहा हो, तो क्या जो चीज़ चल रही है वो लगातार चलती रहेगी? क्योंकि उसको वो हाइट कब मिलेगी? क्या इन्फिनिटी पे मिलेगी? वास्तव में उसे वो हाइट तो जिंदगी में कभी मिलेगी नहीं है। एंड ऑफ टाइम, वो समय कभी आएगा नहीं, क्योंकि वो तो एक प्लेन पे चल रही है, तो वो तो चलती ही रहेगी। तो इस उदाहरण से उन्होंने समझाया कि जब बहुत मैं लंबा प्लान करता रहा तो वो और यहाँ तक आती गई, तो अगर सीधा कर दो तो चलती ही जाएगी फिर तो, क्योंकि उस हाइट पे जब जाएगी तो रुकेगी, उसे वो हाइट मिलने नहीं वाली है। तो इस चीज़ को कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? इफ नो फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, इफ, देखो नो फोर्स भी कह सकते हैं, एक दूसरी भी चीज है। इफ ए बॉडी इज अंडर बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस फोर्स का मतलब क्या? एफ नेट जीरो हो, ये नो फोर्स की सिचुएशन है। समझ में आई बात की नहीं? कोई भी उस पर फोर्स ना काम कर रहा हो, देन ए बॉडी विच इज एट रेस्ट। अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स ना लगे तो रुकी हुई बॉल क्या अपने आप चलने लगेगी क्या? कोई बाहर से कोई भूत है क्या जो उसे चला देगा? कोई चला सकता है? जो रुकी रुकी रहेगी, कोई फोर्स नहीं लग रहा तो रुकी। रात को आपकी मेजें चलने लगती घर में क्या? सो ए बॉडी, मतलब जो चीज़ रुकी है आपके घर में, मेज कुर्सी रुकी है, रखी है, उस पर फोर्स नहीं लग रहा, तो क्या रात को अपने आप चलने लगती है? तो विच इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। अगर उस पर फोर्स नहीं लग रहा है तो जो रुकी है वो तो रुकी रहेगी कि नहीं? विच इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। वो जो विरामावस्था में है वो विराम अवस्था में रहेगी, विल रिमेन एट रेस्ट। एंड इफ इट इज मूविंग, और यदि ये चल रही है, देन तब क्या होगा? देन कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन मूविंग इन सेम डायरेक्शन, विथ सेम स्पीड भी होगा क्या? Yes. अच्छा, टिल इटर्निटी, अनंत काल तक। इटर्निटी का मतलब है फॉर एवर। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। इसको क्या कहेंगे? ये जो चीज मैंने लिखी है, और ये किसका दिया है? क्या गैलीलियो को दिया है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेटेड बाय गैलीलियो। गैलीलियो, सूर्यांश रिपीट करो। रिपीट करिए। माही रिपीट करो। If a body is under balanced force, then a body what is at rest will remain at rest, and if it is moving, then keep moving, keep on moving in same direction with same speed. फॉर एवर। बहुत अच्छा बताया है। अनुराग रिपीट करो। If a body is under balanced force, then a body which is at rest will get rest, and if it is moving,
कीप ऑन मूविंग इन सेम डायरेक्शन विद यूनिफॉर्म मोशन बोल दो, है ना, विद सेम स्पीड, ये बोला जा सकता है। तो ये जो बात हमने बताई है, इस चीज़ को गैलीलियो ने बताया, और इसको क्या कहते हैं, क्या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? हाँ, न्यूटन ने बाद में इसे चुरा लिया था। सो चैप्टर 9 क्लास 9 साइंस नोट्स। नाउ जब इन्होंने अपने लॉ बनाए, तो अपने लॉ बनाने में इस लॉ को अपने लॉ के अंडर में ही ले लिया, थोड़ा मॉडिफाई करके बिल्कुल इसी लॉ को रखा। तो ये चीज़ इन्होंने बता दी थी। नाउ अब देखो कि ये आपके बुक में कहाँ लिखा हुआ है, ये जो मैंने बताया है कि इट इज़ 117 कहीं पे लिखा हुआ है क्या, बता दो। 117 पे कहाँ लिखा है, हमने भी। गैलीलियो के बारे में। अच्छा, एक मिनट। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जिसको कि यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। Yes, sir, 116 का point। कहाँ लिखा है? Sir, heading क्या है? एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन रेस्ट और हाँ, ये चीज़ है, ये मैं दिखा देता हूँ, लिखा है, सही कह रही हो। ये पढ़ो, ये है इसके ठीक नीचे, ये लिखा है एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स in a state of rest or a uniform motion in a straight line, ठीक है, unless compelled to change that state by applied force। इसे लिख लेते हैं। वैसे जो हमने लिखाया है वो ज़्यादा आसान है, मैं इसको भी लिख देता हूँ। तो ये इनका लॉ था। an object remains in the state of rest and क्या क्या बताइए। ओके, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट, बात समझ में आ गई कि नहीं? इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। उसका रेस्ट का भी स्टेट हो सकता है या स्टेट ऑफ मोशन जैसा है उसका वो वही बना रहेगा। इन ए स्ट्रेट लाइन, देखो सबसे मेन चीज है रिमेन्स। अगर वो रेस्ट पे है देन इट विल रिमेन एट रेस्ट, अगर वो मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में, देन इट विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अनलेस का क्या मतलब होता है? जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं ना, फ्रिक्शनल की बात मत करो, फ्रिक्शन भी एक्सटर्नली है। अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट, कंपेल्ड टू चेंज, वो फ्रिक्शन भी हो सकता है या हम भी धक्का दे सकते हैं। फ्रिक्शन होगा तो रोक लेगा और हम धक्का देंगे तो चल देगा, मतलब उसका स्टेट तो चेंज हो ही जाएगा ना, या डायरेक्शन चेंज हो ही जाएगी। हैं, कंपेल्ड का मतलब बाध्य किया जाए, बाध्य करना। अगर कोई आपको पीछे धक्का दे, चलो चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो इसका मतलब है वो आपको कंपेल कर रहा है आगे चलो, और आप अपनी इच्छा से एक होता है चलो, और कोई पीछे से धक्का दे के चलाए तो उसको क्या कहते हैं? कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको कंपेल किया जाता है स्कूल जाने के लिए, आपकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है, कंपल्सन होता नहीं, जाना ही है, जाओ नहीं तो ऐसा होगा वैसा होगा, टीचर से कह देंगे, तो वो होता है कंपल्सन। सो अनलेस कंपेल्ड टू change that state, change that state by applied force, by applied force। अच्छा, ये बात जो भी है ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। यानी बात क्या कही जा रही है? कही जा रही है कि उस बॉडी की टेंडेंसी नहीं है मूव करने की, लेकिन उसको धक्का दोगे, उस पर फोर्स लगाओगे, उसे रोकोगे, फ्रिक्शन लगाओगे, तब रुक जाएगी। अगर वो चल रही है तो क्या उसकी टेंडेंसी है रुकने की? उसकी टेंडेंसी है कि मैं जैसी हूँ
Do not try to change me. Whatever I am, that is I am. And don't dare change me. तो ये नेचर होता है सबका कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ, कोई मुझे बदलने की कोशिश ना करे और हिंट भी मत करे कि तुम ये हो जाओ, वो हो जाओ, ऐसे हो जाओ। इसको कहते हैं इनर्शिया। अगर हम सो रहे हैं और मम्मी जगाएंगी तो बोलेंगे क्यों जगा दिया, और जाग रहे हैं और ज़बरदस्ती सुलाएंगी तो क्या बोलेंगे कि क्यों सुला दिया। यानी हर तरीके से हम अपनी प्रेजेंट सिचुएशन बनाए रखना चाहते हैं क्या, और अगर कोई उसमें बाहर से चेंज करता है तो क्या उसका विरोध करते हैं, और तो उसको कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स स्टेट। अगर वो स्टेट रेस्ट की भी हो सकती है या मोशन की भी हो सकती है। तो इनर्शिया क्या है, क्या ये लॉ ऑफ इनर्शिया है? इस लॉ को क्या कहते हैं? दिस इज फर्स्ट लॉ तो है ही है, लेकिन एक दूसरा नाम भी है, दिस इज लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? क्या जड़त्व, जड़ता क्या होती है? एक आदमी होता है वो चेतन होता है, दूसरा जड़ होता है। तो चेतन का मतलब यहाँ चला जाएगा, वहाँ चला जाएगा, क्या करना है लाओ कर लें। कहते हैं इसमें तो बड़ा चैतन्य है, बड़ी चेतनता, ही घूम रहा है फिर। एक आदमी बैठा है तो बैठा ही है। उसको कहेंगे कि दो चीज़ें हैं जगत में, एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, एक है एनिमेट। जिसमें जान है वो एनिमेट है, वो अलाइव है, और जिसमें जान नहीं है वो नॉन अलाइव है। तो इस तरीके से जड़त्व या इनर्शिया क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टेंडेंसी हाँ ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स स्टेट। अब वो उसकी कोई भी स्टेट हो सकती है। मेंटेन इट्स स्टेट, कौन सी स्टेट? हाँ, ऑफ रेस्ट और मोशन। ठीक है, until unless applied by external force, until until unless it is, ठीक है, सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब तक कि उस पर क्या हो, बाहरी बल न लगाया जाए, वो मेंटेन रखेगी। सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। देखो जरा मैं उदाहरण से बताऊं कि ये इनर्शिया क्या है। कि अगर एक बहुत बड़ा पत्थर है और आप इसे धक्का दे के चलाना चाहते हो, ये नहीं चलना चाहता, तो क्या आप इस पे धक्का मारोगे कि चल जाए? तो धक्का मारोगे। तो ये क्या इस पत्थर का इनर्शिया की नहीं चलना? कह रहे हम तो रेस्ट पे हैं। फोर्स लगाओगे तो मूव कर जाएंगे, वरना मेरी चलने की इच्छा नहीं, अपने आप तो नहीं चलेंगे। सो ए बॉडी विच इज रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट। तो क्या ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है? ये इसका कौन सा इनर्शिया है? रेस्ट का इनर्शिया। यानी विराम अवस्था में रहने की टेंडेंसी। और एक ट्रक है और ये ट्रक जा रही है, तो अगर आप इस ट्रक को रोकना चाहते हो तो क्या आगे से धक्का मारोगे चलती हुई ट्रक को कि रोक दो? तो अगर ऐसा करना चाहते हो तो इसको धक्का मारो। धक्का तो नहीं मारेंगे, क्योंकि इसको रोकने के लिए कोई दूसरा फोर्स लगाना पड़ेगा। मारोगे धक्का तो जान भी जा सकती है। तो वैसे हमने फोर्स तो लगाया है, लेकिन चलती हुई चीज़ पर ये चल रही है, चल रही ट्रक, तो फोर्स चलती हुई चीज़ को अगर रोकना पड़ेगा तो भी फोर्स लगाओगे क्या? बताओ, लगाना तो पड़ेगा ना। अगर फुटबॉल को रोकना है, बोलो। हाँ, पीछे से पुल कर लो, लेकिन आप रोकोगे, कोई साइकिल से जा रहा है तो रोकोगे। तो इसको क्या कहते हैं? ये नहीं रुकना चाहता। रुके या ना रुके वो बड़ी बात है, हम किसी दूसरे क्रेन से रोक लें, लेकिन कोई भी चीज़ है, बॉल ही मूव कर रही है, तो बॉल मूव कर रही है तो हम इसको हाथ से रोक सकते हैं कि नहीं? तो अगर हम हाथ से भी रोक सकते हैं तो इस तरीके से हम इसे रोक सकते हैं। तो चलती हुई चीज़ को रोकने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ेगा क्या? क्या ये बिना फोर्स लगाए रुकेगी नहीं? चलती ही रहेगी।
तो इस चीज़ को कहते हैं, ये भी एक इनर्शिया है, इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन। इसमें मोशन का इनर्शिया। भी आते हैं ना? भाई इनर्शिया कई टाइप के है ना, इसका क्या है, इसमें कौन सा इनर्शिया है? जो अपनी वर्तमान स्थिति को न बदलना चाहे। इसकी वर्तमान अवस्था कैसी है? क्या रेस्ट की है, और ये बदलना नहीं चाहता, कहता फोर्स लगाओगे तब चलूंगा। तो ये इसका कौन सा इनर्शिया है? क्या इसका रेस्ट में रहने का इनर्शिया है? बोलो। और इसका, इसकी क्या टेंडेंसी? कह रहा हमें चलने दो। inertia of motion. हाँ, इसकी चलते रहने का इनर्शिया। ये कह रहा है हम तो चल रहे हैं, हम तो डांस ही करते रहेंगे, अब रोको नहीं हमें। तो इसका चलने का इनर्शिया। और एक चीज़ सीधी चल रही थी और किसी ने इसको किक मारा, इधर फोर्स लगाया तो ये बॉल अब मुड़ गई। तो बताओ डायरेक्शन चेंज करना है, वो सीधी क्यों चल रही, अपने मन से मुड़ क्यों नहीं जाती? तो क्या डायरेक्शन का भी इनर्शिया होता है? कह रहे हम सीधी चलते रहेंगे कुछ भी हो या ना हो। अगर Inertia of direction. ये भी ठीक बात है। तो 3 तरीके के इनर्शिया हो गए। कौन कौन से? क्या डायरेक्शन बदलना है तो भी फोर्स चाहिए? क्या Yes, sir. क्या रोकना है तो भी फोर्स चाहिए? क्या चलाना है तो भी फोर्स चाहिए? तो मेरा कहने का मतलब Inertia of motion and inertia of direction. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो गया। अब जरा देखो कि ये तो बात हो गई इनर्शिया क्या होता है कि एनर्जी शेप पे हो क्या? इनर्शिया ऑफ शेप नहीं, शेप का नहीं होता, शेप का कोई इनर्शिया नहीं। ये देखो बस यही 3 है। अब जरा देखो कि व्हाट इज इनर्शिया? द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट to maintain its state is called inertia. If an object has more mass, then it has more inertia. If an object has more mass, then it has more inertia. इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब किसी का ज्यादा मास है या ज्यादा भार है तो उसका ज्यादा इनर्शिया, मतलब ज्यादा वो बल लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। अच्छा अब देखो कि इफ एनीबडी वांट टू चेंज स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट देन इनर्शिया अपोजिट इट। इनर्शिया कहता है हमें मत जगाओ, हम सो रहे हैं। कुंभकर्ण को जगाने के लिए ढोल नगाड़े पीटे जाते थे, तो क्या उसका इनर्शिया ज़्यादा था? वो जागता ही नहीं था, उसके कान में ढोल नगाड़े पीटे जाते थे। तो इस तरीके से द बॉडी अपोजेज एनी चेंज इन इट्स मोशन दैट इज ड्यू टू इनर्शिया। उसकी जो स्टेट है ना मोशन की, अरेस्ट की, उसमें वो विरोध करता है, कहता है हमें न बदलो। तो बॉडी क्या करती है बताओ? क्या अपोज करती है? अपोजेस किस चीज का अपोज करती है? एनी काइंड ऑफ चेंज। किस चीज का चेंज? इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। इन इट्स स्टेट, भाई स्टेट रेस्ट की भी होती है ना, स्टेट ऑफ मोशन को भी वो, उसका भी विरोध करती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? बॉडी अपोजेज एनी काइंड ऑफ चेंज। क्या आपको, आप बदलना चाहते हो? आप सो रहे हो, कोई जगाए तो जग जाना चाहते हो कि विरोध करोगे? विरोध तो करोगे ना, अपोज करोगे कि नहीं? लेकिन किस चीज़ का अपोज कर रहे हो? किसी परिवर्तन का विरोध कर रहे हो ना, जो आप में परिवर्तन किया जा रहा है। आपका भाई जगा दे, छोटा भाई तो है ना घर में, तो वो अगर जगाएगा तो विरोध नहीं करोगे। तो बॉडी अपोज एनी काइंड ऑफ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन और डायरेक्शन। करती है कि नहीं? ये है। सो दिस इज ड्यू टू इनर्शिया। ये किस वजह से है? इनर्शिया। अच्छा, दिस इज ड्यू टू इनर्शिया। अच्छा एक मुझे बात बताओ कि अगर एक छोटी सी मोती है और मैं उसको अपनी उंगली से मारना चाहता हूँ, तो मैंने एक फिंगर निकाली और उसको फ्लिक कर दिया, तो क्या वो मोती चली जाएगी? उंगली से मारने से ऐसे Sir, जाएगी. चली जाएगी। तो अगर मैंने एक फिंगर से उसे फ्लिक कर दिया है तो इट विल जस्ट फ्लिक करने से मोती उछल जाएगी। लेकिन एक पत्थर को उंगली से ज़रा फ्लिक करके देखो, चोट लग जाएगी क्या? कि उस, तो उसमें तो बड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बताओ किसने ज़्यादा विरोध किया?
पत्थर ने क्यों ज़्यादा विरोध किया? क्या इसके पास ज़्यादा मास था इसलिए विरोध किया? यस सर। तो जिस इफ ए बॉडी हैज़ मोर मास देन इट हैज़ मोर इनर्शिया। इसी तरीके से एक बॉल आ रही है तो बॉल को रोकने के लिए क्या आप हाथ से रोक लोगे और ट्रक को भी हाथ से रोक लोगे क्या? किस और ट्रक को नहीं रोक सकते हो, क्योंकि जो ट्रक होगी या कोई बहुत बड़ी एक शेल होगी, रॉकेट होगा 2000 पाउंड का, तो क्या रोक लोगे क्या? मारे जाओगे, अगर ज़्यादा करोगे मारे जाओगे। तो इसको नहीं रोका जा सकता, ये तो आपके घर की वॉल को भी तोड़ देगा और तब भी नहीं रुकेगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं इफ़ ऑब्जेक्ट हैज़ मोर मास देन it has a more tendency to oppose any change in motion, that means it has more inertia. If an object has, इसने नहीं विरोध किया जो पर्ल थी, so if an object has more mass then it has more tendency, ऑफ इनर्शिया। हाँ, टेंडेंसी टू अपोज, और उस अपोजिंग की टेंडेंसी को ही तो हम इनर्शिया कह रहे हैं, अपोज, ठीक है। एंड इट हैज़ मोर टेंडेंसी टू मेंटेन इट्स स्टेट, एंड इट हैज़ मोर टेंडेंसी। अब कार्तिक ने जोर से जमीन में अपना पैर मारा और बोला देखो धरती को हमने उसकी ऑर्बिट से खिसका दिया है, तो क्या कार्तिक का ये कहना ठीक रहेगा? हाँ हाँ, tendency to remain its state in its state, it is called inertia. So more mass then it is more tendency, it has more inertia, तो उसका क्या होगा? it has more inertia। इसका मतलब क्या है? क्या inertia is directly proportional to mass? ओके, तो ये बताओ क्या इनर्शिया मास के प्रोपोर्शनल है? जब मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया ज़्यादा होगा, मोर इनर्शिया। इसका मतलब है इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मास के प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं? As mass increases then the inertia increases, as mass increases then उसका इनर्शिया क्या होगा? वो भी बढ़ेगा। हाँ, इनर्शिया इंक्रीजेस। अच्छा, किसी पेड़ में फल लगे हुए हैं और इस पेड़ में ये एप्पल लगा हुआ है और आपने इसकी ब्रांचेस को हिला दिया तेज़ी से, तो ये एप्पल कहता है मैं तो रेस्ट पे हूँ, मैं नहीं जाता। ब्रांच से कहता है तुम चले जाओ तो चले जाओ, हम तो रेस्ट पे, हम क्यों जाएं? तो एप्पल यहीं रह जाता, ब्रांच क्या उधर चली जाती है, एंड इट गेट डिटैच्ड फ्रॉम ब्रांच एंड इट फॉल्स डाउन अंडर ग्रेविटी। सो व्हाई फ्रूट्स फॉल डाउन फ्रॉम ट्री व्हेन वी विग्रेसली शेक ट्री? Why fruits fall down when we vigorously shake tree? तो हम पेड़ को हिलाते हैं तो क्या होता है? When we shake tree, then branches move their place. branches क्या करती हैं बताओ? move from their place. but fruits which were initially at rest, जो शुरू में स्टेट पर रेस्ट पर थे ना, which were initially at rest, रेस्ट पर था ना ये, initially at rest will remain at rest, तो क्या वो रेस्ट पे ही रहेगा? किसकी वजह से? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट।
inertia of rest. अच्छा, inertia of rest and get detached from branch. And fall down under gravity. और जब टूट जाएगा तो क्या ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाएगा? ग्रेविटी। तो जो कि शुरू में रेस्ट पर था वो रेस्ट पर ही रहता है, ब्रांच अपनी जगह से हिल जाती है क्योंकि ब्रांच को तो हम हाथ से हिला रहे हैं, लेकिन पेड़ वो फ्रूट भारी है, उसका ही तो सबसे ज़्यादा वजन है, वो वहीं रहता है। अब वो ब्रांच हिल गई, अब वो वहीं रह गया, तो बोलो गिर नहीं जाएगा? ब्रांच हिल गई और फ्रूट वहीं रहा, हमने हिला दी ब्रांच, तो ये टूट नहीं जाएगा और फिर नीचे गिर जाएगा। बोलो समझ में आ गई बात? इस चीज़ को हम नेक्स्ट अपना अंदर 2 बार लास्ट में था, सबसे लास्ट में। अच्छा ठीक है, इतना ही रखो। सर हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू।